नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562008530। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यहाँ हम यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 3 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं जो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के लिए जो प्रोग्राम चला रहा है उनकी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब में कई सारी नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलती हैं, इसलिए इस फ्री टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पहले हम चारों क्वेश्चन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम इंडिविजुअली हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉब लिंचिंग को लेकर के। उसके आपसे रीजंस पूछे हुए हैं और सॉल्यूशंस या फिर क्या सजेशन आप दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि जो जानवरों के साथ ह्यूमंस की जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं उस सिचुएशन को आपको एनालाइज करना है, उसके रीजंस बताने हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये बताने हैं। ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि इसके कई सारे आपको देखने को मिलते होंगे एग्जांपल्स। एक तो सबसे रीसेंट जिसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि केरला में जो एलिफेंट, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को किसी ने एक एक्सप्लोजिव खिला दिया था और उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। तो ये ओवरऑल इशू जो है उस पर क्वेश्चन बनेगा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडिया ऑफ इंस्टेंट जस्टिस प्रोपोगेटेड बाय एनकाउंटर्स। जो एनकाउंटर्स होते हैं वो आपको एक झटपट न्याय की विचारधारा को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर क्रिमिनल्स को तुरंत मार दिया जाए तो फिर एक तरीके की जस्टिस को प्रमोट करते हैं, ऐसे आपको फीलिंग देते हैं कि जस्टिस हो रहा है। तो क्वेश्चन आपको यही एनालाइज करने को कह रहा है कि ये कहाँ तक सही है और इसके खिलाफ क्या सेफगार्ड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, एनएचआरसी की कुछ गाइडलाइंस हैं, तो उनके बारे में आपको बात करना है। लास्ट क्वेश्चन है एथिक्स जीएस4 का मूल्य क्या होते हैं। ये डायरेक्टली सिलेबस से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट आर वैल्यूज़, हाउ आर दीज वैल्यूज़ रिलेटेड टू एथिक्स। जो भी हमारे मूल्य होते हैं वो हमारी एथिक्स, हमारी नैतिकता को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या मूल्य से नैतिकता निर्धारित होती है, इस पर आपको डिस्कशन करना है। चलिए एक ही क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग, हिंदी में भी इसको मॉब लिंचिंग ही कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि ये होता क्या है और इसके रीजंस क्या हैं, सोल्यूशन क्या दे सकते हो आप। देखिए मॉब लिंचिंग का क्वेश्चन GS1 में भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है। GS1 में आएगा तो ये सोसाइटी के रूप में आएगा कि सोसाइटी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है या सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग एज अ प्रैक्टिस सोसाइटी में एक न्यू नॉर्मल के रूप में उभरा है। कि आज की डेट में आपको हर रोज़ एक न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा कि मॉब लिंचिंग जैसे सिचुएशंस हो रही हैं। तो ऐसा क्या रीज़न रहा है सोसाइटी के लेवल पे, तो पेपर 1 का है। पेपर 2 में अगर आएगा तो आपको लॉ के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा बात करना है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज़ मॉब लिंचिंग पहला पार्ट है। दूसरा ये है कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द इंक्रीज ऑफ सच क्राइम्स एंड सजेस्ट सोल्यूशन। मॉब लिंचिंग क्या है, ऐसे अपराधों की संख्या में वृद्धि के कारणों की व्याख्या करें और समाधान का सुझाव दें। देखिए डेफिनेशन पहले ही बहुत सिंपल लिखेंगे आप कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, देखिए जुडिशरी लॉ के बेसिस पे, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे किसी को अगर कॉन्विक्ट करती है, मतलब उसको दोषी ठहराती है और उसको फिर मौत की सज़ा देती है, तो ये क्या है, लीगल तरीके से जुडिशरी द्वारा दिया हुआ उसकी डेथ है। यहाँ भी डेथ हो रही है लेकिन क्या, रूल ऑफ लॉ को फॉलो हो रहा है। यहाँ पर मॉब लिंचिंग में क्या हो रहा है, ये एक तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। इसीलिए मैंने कहा कि न्यायोत्तर है, न्याय के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है और किलिंग है, ठीक है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय अ मॉब, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको लिखना है कि क्या है भाई, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ ह्यूमन बाय अ मॉब, एक भीड़ के द्वारा, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेशन।
इसको आप और एलाबोरेट कर सकते हैं। जब आप आंसर लिख रहे हैं, अगर उस समय आपको कोई रिसेंट एग्जांपल याद आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कई सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, मैंने इसलिए सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। आगे बढ़ते हैं इसके रीजंस को लेकर के। देखिए रीजंस मैंने आपको कई बार बताया कि जब आपको ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट करने हैं किसी आंसर में तो आप उसको बांट लीजिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इस तरीके से, अदर्स, ऐसे करके अगर आप बांटेंगे तो आप ज़्यादा सोच पाओगे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज सोचोगे, ज़्यादा सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है सोशल। सोशल में क्या है, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखिए इनटॉलरेंस, असहिष्णुता बढ़ रही है, कहीं ना कहीं समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है। अब वो कई लोगों के प्रति हो सकती है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति हो सकती है, किसी कास्ट के प्रति हो सकती है, ठीक है, या फिर क्लास के प्रति भी हो सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे कंट्री में, जैसे अभी ब्लैक लाइव मैटर्स का जो वहाँ पर अमेरिका में एक मूवमेंट चल रहा था, एक प्रोटेस्ट चल रहा था, या फिर ऐसे भी कई सारे प्रोटेस्ट देखे जहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं अमीर लोग को टारगेट किया, अमीर लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको टारगेट किया है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी तरीके का अगर इनटॉलरेंस, असहिष्णुता समाज में बढ़ेगी तो एक मॉब यानी कि भीड़, तो भीड़ का एक अपना अलग दिमाग चलता है और वो इस तरीके का एक्शन लेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है पोलराइजेशन ऑफ पीपल, दैट इज़ लोगों का अगर ध्रुवीकरण किया जाए। ध्रुवीकरण मतलब दो ध्रुवों में बांट देना, दो या दो से अधिक ध्रुवों में बांट देना, मतलब पॉइंट्स में बांटना। अब ये पॉइंट्स किस बेसिस पे हो सकता है कास्ट बेसिस पे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जाए, रिलीजन के बेसिस पे करने की कोशिश किया जाए, तो होगा क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अपना अपोजिट और अपना दुश्मन समझने लग जाएगा। तो ये जो ध्रुवीकरण होता है उसकी वजह से ये सिचुएशन, ऐसी टेंडेंसी, मॉब की टेंडेंसी बढ़ेगी और मॉब लिंचिंग जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारी जो सोसाइटी है वो संक्रमण है। संक्रमण मतलब ट्रांजिशन में है। ट्रांजिशन देखिए क्या होता है, दो इस्टेब्लिश्ड पॉइंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो इस्टेब्लिश्ड पॉइंट्स के बीच की सिचुएशन, जैसे सोसाइटी ए है, सोसाइटी बी है। ये सोसाइटी ए से बी का जो रास्ता है इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे ए को मान लीजिए इंडिया की ट्रेडिशनल सोसाइटी, बी को मान लीजिए मॉडर्न सोसाइटी। तो जब हम ट्रेडिशनल से, आज की डेट में इंडियन सोसाइटी जो है ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जा रही है, तो कई सारी जो इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस हैं, जो पहले हमारी जो भी कुछ प्रथाएं रही हैं वो चेंज हो रही हैं, कुछ चेंज हो रही हैं, कुछ टूट रही हैं, ऐसे करके। तो जब भी ऐसा ट्रांजिशन का फेज होता है, कोई सोसाइटी जब इस तरीके के चेंजेस से गुजरती है, तो वहाँ पे जो भी नो चेंजर्स होते हैं, मतलब जो चेंज को रजिस्ट करते हैं, जो चेंज के खिलाफ होते हैं, वो क्या करेंगे, वो विरोध करेंगे। अब मैं यहाँ पे कैसे जोड़ रहा हूँ, देखिए इंडिया में अभी आपको क्या दिख रहा होगा, इंटर कास्ट मैरिज देख रही होगी, इंटर रिलीजियस मैरिज देख रही होगी। तो ऐसा भी होगा कि जब ये प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें ये प्रैक्टिसेस उतनी प्रचलित नहीं थी, जैसे LGBT है या कोई भी जो नई प्रैक्टिस है। तो ऐसे केस में होगा क्या, जब ये कंडीशन से आप फर्स्ट टू सेकंड जाएंगे तो इनटॉलरेंस सोसाइटी में इन जनरल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो इसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी सोसाइटी में एक अनरेस्ट क्रिएट होगा। तो आप ये देख रहे हो कि सोशल पॉइंट में हमने सोसाइटी का लिखा कि इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, दूसरा क्या ध्रुवीकरण, तीसरा क्या सोसाइटी हमारे ट्रांजिशन में। ठीक है, और ये पॉइंट आप मॉब लिंचिंग में ही नहीं, सोसाइटी के किसी पॉइंट में, किसी क्वेश्चन में जहाँ पर सोसाइटी में कोई गलत चीज़ हो रही है वहाँ पे ये पॉइंट को आप ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस क्या रहे हैं, देखिए पुअर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, हमारा जस्टिस होता है वो इतना डिले होता है, इतना देर में होता है। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये आ गया है कि भाई जो आदमी लोगों को लग रहा है कि गलत कर रहा है उसको भीड़ खुद सज़ा देने पे आ जाती है। ये कई बार आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग का एक ही रूप नहीं है कि रिलीजन के बेसिस पे ऐसा वैसे हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि चोरी करते हुए कोई पकड़ा गया और भीड़ ने उसको मार डाला, उसकी जान ले ली। तो कहीं ना कहीं कोई भी क्रिमिनल सोसाइटी को जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं रह गया, वो इतना स्लो है कि सोसाइटी खुद जज बन जाती है और पनिशमेंट देने लग जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नो लॉ। इंडिया में मॉब लिंचिंग को डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, अभी क्या IPC CRPC के जो भी डिफरेंट धाराएं हैं उन सबको मिला करके कोई एक केस बनाया जाता है। तो स्पेसिफिक लॉ ना होने की वजह से क्या होता है कि इस पे जो एक डीलिंग होनी चाहिए इफेक्टिवली वो नहीं हो पाती है। तीसरा पॉइंट है मॉरल पॉलिसिंग को कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज करते हैं कुछ लोग। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सबको पता है कि कई बार क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं वो कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप्स को पैट्रोनाइज करती हैं, मतलब उसको संरक्षण देंगी। तो संरक्षण देंगी
तो ये ग्रुप कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की जो मशीनरी है, पुलिस हो गई या फिर और जो भी बॉडीज़ हैं, उनके मतलब उनका डर नहीं रह जाएगा इनको, और ये कुछ ऐसे भी एक्शन लेते हैं जो इलीगल हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है इंडिया में, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको लिटरली कोई डर ही नहीं है समाज का या कोई डर नहीं है पुलिस का, तो वो मॉब लिंचिंग टाइप सिचुएशंस को अंजाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया। देखिए, मीडिया को कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बाकी तीन क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। मीडिया का बहुत इफेक्टिव रोल होता है चेक्स और बैलेंस क्रिएट करने में, चेक्स और बैलेंस, कि आप इनसे बात करो या क्वेश्चन करोगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट लोग के ऊपर प्रेशर बनेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो कुछ एक्शन लेंगी। लेकिन हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है वो बहुत इररेलेवेंट कंटेंट दिखाएगा, जो लोगों के सरोकार की चीज़ें हैं वो नहीं दिखाएगा। ऐसे केस में क्या होगा कि जो एक पॉपुलर चेक होना चाहिए, जो एक संतुलन या फिर एक मीडिया का जो इफेक्टिव रोल होना चाहिए, वो हमारे कंट्री की मीडिया प्ले नहीं कर रही है। उसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि ये पॉलिटिकल रीज़न है कहीं ना कहीं कि ऐसे जो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग टाइप सिचुएशंस को अंजाम देते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक पैटर्नाइजेशन मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक रीज़न क्या है? इकोनॉमिक रीज़न देखिए क्या है, किसी भी सोसाइटी में अगर पीपल टू रिसोर्स रेशियो, लोग और संसाधन का जो अनुपात है वो अगर एडवर्स है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा संसाधन बहुत कम, तो वहाँ पे हमेशा एक फ़ाइट रहेगी, फाइट फॉर रिसोर्सेज रहेंगी। अब हर कंट्री में लगभग यही होता होगा कि लोग ज़्यादा रिसोर्स कम, लेकिन इंडिया में बहुत बुरी हालत है। इसकी वजह से पोलराइजेशन करना या इन लोगों को भड़काना ज़्यादा आसान होता है। इसकी वजह से भी इंडिया में लोग, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग खाली बैठे हैं, खाली दिमाग में शैतान का घर वो कहते हैं ना, तो ये भी एक मेजर रीज़न रहा है कि आप ऐसे लोगों को पोलराइज ईजिली कर सकते हो। जो अनपढ़ है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको आप इजीली पोलराइज कर सकते हो। तो एक रीज़न तो ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर्स में मीडिया में आपने देखा होगा सोशल मीडिया का रोल। देखिए, मॉब लिंचिंग की सिचुएशन में हमेशा आपको देखने को मिला कोई ना कोई व्हाट्सएप के फॉरवर्ड होते हैं। व्हाट्सएप का कोई मैसेज फॉरवर्ड किया है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है और इतना ज़्यादा वो बटी हुई है आपस में कि कोई भी मैसेज को वो सच मान करके वो इतना एक्सट्रीम एक्शन, किसी की जान लेने तक का एक्शन वो ले लेते हैं। तो ये सोशल मीडिया का बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मॉब लिंचिंग सिचुएशंस में। उसके बाद है डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। आप एथिक्स को ज़रूर यहाँ पे जोड़िए कि कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम जब भी होती है तो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी की जो एथिक्स है, हमारी सोसाइटी एज ए सोसाइटी, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनका कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। इंडियन सोसाइटी की खासियत क्या है? इंडियन सोसाइटी की खासियतों में हम गिनते हैं टॉलरेंस, कि हमारे अंदर सहिष्णुता बहुत है। लेकिन मॉब लिंचिंग आपको क्या दिखा रहा है कि सहिष्णुता बिल्कुल नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या हो रहा है, हमारी जो एथिक्स है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, उनका कमी आ रही है। सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन में देखिए दो तरीके की मैंने बात यहाँ पे की है। क्या अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं और क्या आप प्रपोज कर सकते हैं एज अ सोल्यूशन, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मॉब लिंचिंग है ना, ये भीड़ तंत्र का भयावह कृत्य है। मतलब भीड़ तंत्र है एक तरीके का, कि मॉब जो है वो खुद एक एक्शन ले रही है और इतना घटिया एक्शन ले रही है कि किसी की जान तक ले रही है। तो ये भीड़ तंत्र एक तरीके से हो गया है हमारी डेमोक्रेसी। दूसरा क्या हुआ, फिर एक केस हुआ तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तहसीन पूनावाला वर्सेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर 11 पॉइंट्स दिए हैं किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अभी 11 पॉइंट्स जो हैं वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं। 11 पॉइंट्स किस में हैं? कुछ है प्रिवेंटिव, दैट इज़ निवारक, कुछ निवारक मेजर्स बताए उन्होंने, उपाय बताएं। दूसरा उन्होंने रेमेडियल यानी कि सुधारात्मक, और तीसरे क्या बताएं? प्यूनिटिव, दैट इज़ दंडात्मक, कि कुछ निवारक उपाय कीजिए, कुछ सुधारात्मक कीजिए और कुछ दंडात्मक उपाय कीजिए। किस चीज़ को बचाने के लिए? मॉब लिंचिंग, ठीक है। केस क्या है? तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। पढ़ते हैं। मैंने बताया 3 बताए उन्होंने, प्रिवेंटिव, रेमेडियल, ठीक है, और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव में क्या बताया, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि एक नोडल अधिकारी बनेगा। नोडल अधिकारी मतलब होता है वो अधिकारी जो मतलब पूरी इस सिचुएशन को या कोई भी एक इवेंट है उसको डील करेगा, मतलब उसका हेड के रूप में उसको डील करता है, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी को नोडल ऑफिसर बनाया गया, एनओ, ठीक है।
नोडल ऑफिसर क्या करेगा, उसके नीचे जो डीएसपीज होंगे उनके थ्रू ये इंश्योर करेगा कि ऐसी इंटेलिजेंस को गैदर किया जाए। जैसे आपको पहले से इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहाँ पे ऐसे चले कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स चल रहे हैं, कहाँ पे ऐसे किसी चीज़ को प्लान किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिवेंट करो, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, जहाँ भी आपको दिखे तो आप प्रिवेंटिव तरीके से काम करो कि आप इस तरीके की इंटेलिजेंस गैदर करो नोडल ऑफिसर और डीएसपीज के थ्रू कि यहाँ पर ऐसी प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन को गैदर करके और आप सही समय रहते एक्शन लो। ठीक है। दूसरा क्या है, डीजीपी रेगुलर मीटिंग लेंगे नोडल ऑफिसर जी। नोडल ऑफिसर कौन, एसपीज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के एसपीज से कौन, डीजीपी जो हैं स्टेट के, वो लगातार कांटेक्ट में रहेंगे और इस तरीके से आप प्रिवेंटिव एक तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई। तीसरा क्या है कि सेंटर और स्टेट, सेंटर अपने लेवल पे, स्टेट अपने लेवल पे, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, हर जगह से एक स्ट्रांग मैसेज दीजिए कि भाई जीरो टॉलरेंस, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, जीरो टॉलरेंस की शून्य सहिष्णुता की जाएगी। मतलब अगर आप ऐसा कोई भी एक्शन करते हो मॉब लिंचिंग टाइप, आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, मैटर नहीं करेगा, आपके ऊपर स्ट्रांग, सबसे स्ट्रांग एक्शन लिया जाएगा। दूसरा रेमेडियल, 3 चीज़ हमने पढ़ी थी इसमें, प्रिवेंटिव में एसपी का, फिर डीजीपी का रोल, और तीसरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है। रेमेडियल मतलब भाई सुधारात्मक क्या किया जा सकता है। पहले तो भाई जिसका नुकसान हुआ है उसको किसी तरीके की कॉम्पनसेशन तुरंत दीजिए आप। दूसरा, उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। ठीक है, 1987 का एक्ट है ना, 1987 का एक्ट है नालसा, उसके थ्रू। फिर क्या है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या मतलब होता है कि ये सिर्फ स्पेशलिस्ट होगी, इसी चीज़ को देखेगी, चूँकि इसी केस को देखेगी इसलिए फास्ट जस्टिस होगा। ठीक है। और इसको भी एक निर्देश दिया गया है कि ऐसा जो भी काम कर रहा है उसको जो हाईएस्ट पॉसिबल क्या नाम है पनिशमेंट हो वो दिया जाए, ताकि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट हो कि जो भी लोग ऐसा काम करेंगे उनके साथ क्या असर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे सुधारात्मक या रेमेडियल मेजर्स। इसके बाद है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब दंड क्या दोगे। जो भी ऑफिसर्स की जो हमने एक यहाँ पर ड्यूटी असाइन की, जैसे डीजीपी डीएसपी के लिए, डीजीपी के लिए, जो भी एसपी के लिए ड्यूटीज़ थी, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो लापरवाही और कदाचार का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का अब तक था। सजेशन के रूप में आप क्या बता सकते हो, हमने तहसीन पूना वाला केस पढ़ा हुआ। ठीक है, सजेशन में आप क्या बना सकते हो, हमने बात की, देखो क्या कि सोसाइटी में एथिक्स की कमी, तो आप एक तो पॉइंट यही बता दोगे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो भी इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन समाज के क्या क्या होते हैं, फैमिली होती है, मैरिज होती है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यही तो है समाज के इंस्टीट्यूशन तो हैं। इन सब में आपको मॉरल वैल्यूज़ सिखानी चाहिए, इंसान के जीवन की कीमत क्या है ये बतानी चाहिए, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो आपको पता होना चाहिए। आपका जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो किसी की गवाही नहीं देंगे कि किसी की जान तो नहीं लेनी है। ये सब आपको अगर पढ़ाया जाए बचपन से तो आपके मॉरल वैल्यूज़ खुद ही स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा क्या, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कीजिए। इसके लिए यहाँ पर आप लिखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो फॉरवर्ड हो रहा है उसको आप रोक दो। ठीक है, अभी शायद ऐसा है कुछ कि 5 से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे। ठीक है, मेक अ सेपरेट ऑफेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भाई इसके लिए एक अलग से कानून बनाओ, कि इसको एक इलीगल एक्ट बनाइए आप, इसके लिए अलग कानून बनाइए और उसके थ्रू यहाँ पे पनिशमेंट दीजिए, मैक्सिमम पनिशमेंट दीजिए। ठीक है, तभी जाके एक डिटरेंस यानी कि डर का माहौल क्रिएट होगा ऐसे लोगों में जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष। ठीक है, ये क्या होता है आपको पता ही है। एक डिफिनीशन अच्छी सी देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, रट्टा मार लीजिए इसको। इससे कुछ कंपोनेंट है, देखिए कोई डिफिनीशन बनती है 2-4 पॉइंट से मिलके बनती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा आप। एंथ्रोपोजेनिक फुटप्रिंट, बड़े बड़े वर्ड्स एंथ्रोपोजेनिक फुटप्रिंट, फिर डिफ्यूज्ड, ये रहा डिफ्यूजन बिटवीन हैबिटेट ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। पहला क्या था, एंथ्रोपोजेनिक फुटप्रिंट, डिफ्यूजन बिटवीन ह्यूमन और एनिमल हैबिटेट। ठीक है, उसने क्या किया, ये 2 चीज़ों ने क्या किया है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया है। मैं इसको समझाता हूँ, यही है पूरी डिफिनीशन। क्या कहता है कि एंथ्रोपोजेनिक फुटप्रिंट, एंथ्रोपोजेनिक फुटप्रिंट क्या होता है, मानव जनित पद चिन्ह, मतलब मानव का पद चिन्ह का मतलब ये है कि उसके जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है वो कितना पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, यही है मानव जनित पद चिन्ह।
कि मानव के जो पदचिन्ह हैं वो इन्वायरमेंट में घुस चुके हैं, और कितने घुस चुके हैं, यही है मानव जनित पदचिन्ह। तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इन्वायरमेंट पे ह्यूमन के जो इम्पैक्ट है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हो रहा है डिफ्यूज हैबिटेट ऑफ ह्यूमन और एनिमल। मतलब जो दोनों लोग के जो जगहें हैं जहाँ हम रहते हैं, जो आवास है, ह्यूमन के आवास हो चाहे एनिमल के आवास हो, ये डिफ्यूज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इसकी जो बाउंड्री होती थी, पहले एक फॉरेस्ट होता था, ये बाउंड्री होती थी इन दोनों के बीच में, आज की डेट में आप फॉरेस्ट हटा रहे हो, तो ये जो बाउंड्री वो डिफ्यूज़ हो रही है, वो घटती जा रही है। तो इन दो चीज़ों से बना क्या आपका डेफिनेशन, कि भाई मैंने बताया कि एंथ्रोपोजेनिक फुटप्रिंट और डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन और एनिमल हैबिटेट ये बढ़ा, इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बढ़ी। ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसको फिर से पढ़िएगा, पूरा समझ में आएगा ये डेफिनेशन। फिर क्या, खराब प्रबंधन होता है इस चीज़ का, और उसकी वजह से जानवरों के प्रति लोगों में घृणा बढ़ जाती है। ठीक है, पहली बार अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ, आपने खेती की बहुत मेहनत से, कोई खेत लगाया, कोई जानवर आके उसको चढ़ गया, आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद होगी, तो आप नेक्स्ट टाइम उस जानवर से तो एकदम घृणा करने वाले हो ना। लेकिन अगर कोई सिस्टम होता कि जिसके थ्रू ये ह्यूमन का एनिमल्स से कॉन्फ्लिक्ट जो रोका जा सकता, तो शायद आप इस जानवर के प्रति उतनी घृणा नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये निकल के आता है। अब हम बात करेंगे इसके रीजंस क्या हैं, कॉजेज। पहला तो वही है कि हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, ये कीवर्ड है। मतलब जो पर्यावास है आपका, जहाँ पे वो जानवर रहते हैं, जहाँ ह्यूमन रहते हैं, तो ह्यूमंस के द्वारा जो जानवरों के जो हैबिटेट है उसका विखंडन किया जा रहा है, उसका फ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है। जंगलों को आपने इतना काट दिया है कि आज की डेट में, अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बता रहा था शायद 30% से अधिक जो टाइगर्स हैं इंडिया के, वो टाइगर रिजर्व के बाहर हैं। शायद 30%, में कोई फैक्ट फिर से कंफर्म करना है, लेकिन बहुत मेजर नंबर्स में टाइगर्स जो हैं वो टाइगर रिजर्व के बाहर रह रहे हैं। तो क्या है, ये हैबिटेट को आपने फ्रेगमेंट कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लैंड यूज़ पैटर्न चेंज। लैंड यूज़ का पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर एरिया में इतना एरिया फॉरेस्ट का होना चाहिए था, या जैसे हमारा गोल है ना 33%, तो इंडिया में अगर 33% नहीं है या इससे और कम होता जा रहा है इन केस, तो ये क्या हो रहा है कि आप लैंड यूज़ का जो पैटर्न है उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या है, एडाप्टेबिलिटी ऑफ एनिमल। ये देखिए कुछ अलग पॉइंट है। एडाप्टेबिलिटी आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, मैंने एक वीडियो देखा था कि गिर में जो लॉयंस है, अभी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक आदमी है, वो लिटरली एक चेयर पे बैठा हुआ है और जंगल का शेर उसके बगल में बैठा है, और ये इंसान उसको एक चिकन, मतलब एक मुर्गा या मुर्गी जो भी था, उसको लालच दे रहा है, और वो शेर चुपचाप वहाँ पर खड़ा है और वेट कर रहा है कि कब ये इंसान उसको वो क्या नाम है चिकन देगा। तो बेसिकली ये क्या आपको देखने को मिल रहा है कि अडॉप्टेबिलिटी, इतना हमने ये जो हैबिटेट है इतना फ्रेगमेंट कर दिया है कि जानवर ह्यूमंस को देखने लग गए हैं, ह्यूमंस जानवर को, इतना ज़्यादा ये बाउंड्री ख़त्म हो गई कि आज वाइल्ड एनिमल्स के लिए शहरों में जाके घूमना उतना ज़्यादा अजीब नहीं रह गया। वो आते हैं और ये जो बाउंड्री है ये फ्रेगमेंट हो गई है, बाउंड्री कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है, तो जानवर भी अडेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ गई है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं, जो यहाँ पर सफारीज़ होती हैं, तो इसके थ्रू भी जानवर कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ गई ह्यूमंस के प्रति। ठीक है, इसकी वजह से वो बहुत इजीली हमारे एरियाज़ में मूव करते हैं और उनको क्या नाम है फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर क्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से उनका जो भी एरिया था वो फ्रैगमेंट हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट फायर मान लीजिए हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर फॉरेस्ट फायर हो गई तो इनका जो भी एरिया था वो इतना कम होता जा रहा है कि ये अपने जो भी एरियाज हैं उससे बाहर फोर्सफुली मूव कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक इसका रीज़न रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। वही हमने बात की कि टाइगर्स इतने हो गए हैं कि टाइगर रिजर्व उनके लिए कम पड़ रहे हैं, उससे बाहर वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, एक डेटा बताता हूँ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कितना मतलब ग्रेव सिचुएशन इंडिया की, कि पिछले 5 वर्षों में 2300 लोग हाथियों द्वारा मारे गए। पिछले 5 सालों में 2300 लोग हाथियों द्वारा मारे गए और 225 लोग टाइगर के द्वारा मारे गए। तो आप देख रहे हो कि ये स्केल कितना बड़ा है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और जानवर कितने मारे जा रहे हैं इसका तो मतलब कोई गिनती ही नहीं है। ये तो ह्यूमंस की लाइफ हम बता रहे हैं। सोल्यूशन आप क्या बता सकते हो? देखिए अभी एक रिसेंट न्यूज़ में था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये 1983 से शुरू किया गया था।
तो कई बार चलाया गया है, 2 बार ये चल चुका है, शायद ये थर्ड प्लान है जो 2017 से 31 में चलेगा। ठीक है, किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना है उसी का पूरा जो एक्शन प्लान है वही है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ठीक है, 2017 से 31। दूसरा पॉइंट है, आप एक डेटाबेस क्रिएट करो राष्ट्रीय लेवल पे और क्षेत्रीय डेटाबेस। क्या डेटाबेस क्रिएट करना है, कौन से जानवर हैं जो अपने एरिया से फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, वो मूव करते हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, शहर में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, किस तरीके का लॉस कर रहे हैं। तो फिर आप जैसे एक तरीके का आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर एरिया में तेंदुए आते हैं या लेपर्ड्स आते हैं, तो यहाँ का जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसके लिए तैयार रहेगा कि किसी भी तरीके का ट्रैंक्विलाइज़र या उनको बेहोश करने की दवा, अगर वो शहर में आ जाते हैं या रिहायशी एरिया में आते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना है। तो जो पूरी प्लानिंग होगी वो डेटाबेस के बेसिस पे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो लेपर्ड्स हैं वो गाँव में घुस जा रहे हैं, इवेंचुअली होता है कि कई लोग को वो खतरा करेगा और लोग लाठियों से पीट के उसे मार डालते हैं। अगर टाइम रहते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे इंटरवीन करता तो शायद इस जानवर को बचाया भी जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन क्यों, कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों ये बढ़ रहा है। अगर उनको ये फेस करना पड़ता है तो उनके तरफ से रिस्पांस क्या होना चाहिए। आप उनको कॉन्फिडेंस में लेके करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो अगर वो जानवर देखते हैं तो उसको मारेंगे नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाएंगे या कोई और पॉजिटिव तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे यूपी गवर्नमेंट ने जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को देखते हुए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF है, उसके तहत ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को स्टेट लेवल का डिजास्टर डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिजास्टर डिक्लेयर किया है। इसके बाद क्या है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सबको पता है। इसके अंदर एक कैटेगरी होती है वर्मिन की। वर्मिन क्या होता है, वर्मिन वो होता है कि देखिए एक्ट बनाया क्यों गया, ये एक्ट बनाया गया जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इसी एक्ट में एक प्रावधान है वर्मिन का कि अगर किसी जानवर को वर्मिन घोषित किया जाएगा तो उस जानवर को आप मार सकते हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है रिक्वेस्ट। जैसे हिमाचल प्रदेश में बंदर जो रीसस मंकी हैं, जो देखे होंगे आपने लाल वाले, जो लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, ये रीसस मंकी वहाँ पे वर्मिन है। यानी कि उन्होंने इतना उत्पात मचा रखा है वहाँ पे, इतना लॉस किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे रिक्वेस्ट की होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इसको वर्मिन घोषित किया है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही घोषित कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती वर्मिन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वर्मिन भी घोषित किया सकता है। इसको आप फिर मारोगे अगर इस जानवर को आप, तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। ये है वर्मिन का। ये क्या आपको दिखा रहा है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का एक तरीका है। फिर है मास स्टेरिलाइजेशन। कहीं ना कहीं कोई कोशिश ये करनी चाहिए कि कुछ जानवर होते हैं उनके जो रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा जानवर बच्चे पैदा हो रहे हैं कि उस पूरी सिचुएशन या उस पूरे इन्वायरमेंट के लिए वो खतरा हो जाते हैं। तो अगर स्टेरिलाइजेशन किया जा सके, इनकी बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी को रोक दिया जाए, तो एक तरीके की ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का ये भी एक तरीका हो सकता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। किसी भी तरीके की ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए उसमें कुछ कंपोनेंट होने चाहिए। क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए आप इसको नोट करिए और फिर इस तरीके का आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मतलब जब कहाँ पे जो भी कोई स्टेप हम लेते हैं जिसमें कई चीज़ें मिला के हम यूज़ करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं और कंबाइंड पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। पहला है वेटरनरी, मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। दूसरा क्या, सोशल इंटरवेंशन, सोसाइटी के लेवल पे क्या चेंजेस करने हैं। तीसरा बायोलॉजी के लेवल पे क्या करना है। ठीक है, ये डायग्राम अभी जितने पॉइंट हमने बताए उसी को आप यूज़ कर सकते हो। वेटरनरी क्या है, रेस्क्यू करेगा टाइम रहते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे और वो रेस्क्यू कर लेंगे ऐसे जानवर को। उसमें कॉन्फ्लिक्ट और स्पीसीज़ जो हैं इसके बारे में आप बात कर सकते हो, उनके डिजीज़ के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, सोशल इंटरवेंशन में क्या, सेंसिटाइज़ करना है, लोगों को जागरूक करना है कि सर ऐसी सिचुएशन होती है तो उन्हें क्या करना है। सोशो इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ानी है कि अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया जानवर के प्रति तो जानवर इतना, मतलब जो हमारी जो पीपल हैं उनकी सोशल और इकोनॉमी, मतलब आर्थिक स्थिति इतनी सुधार दो कि थोड़ा बहुत लॉस हो जानवरों के प्रति, तो जानवरों के प्रति उनकी जो घृणा हो वो ना जनरेट हो, मतलब वो लॉस को सहन करने की कैपेसिटी इन लोगों की बढ़ा दी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल वही स्टेरिलाइजेशन कर दो। ठीक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मॉनिटर करो। अब ये ह्यूमन बिग कैट कॉन्फ्लिक्ट में मिटिगेशन में दिया है कि मतलब किस तरीके से
लेकिन इस फिगर को आप यूज़ कर सकते हो किसी भी तरीके के, कोई भी क्वेश्चन आए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, वहाँ पे आप यही पॉइंट लिख सकते हो और इसी तरीके का एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यूपी की उसके बारे में बात की है। जैसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब प्रीलिम्स में भी यहाँ के क्वेश्चंस भी बढ़ जाएँ। जैसे ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क है, किशनपुर है, कतरनिया घाट है, सोहागी बरवा है, फिर यहाँ पर टर्टल है, चंद्रप्रभा है, समसपुर है, नवाबगंज है, ये देखिए महावीर स्वामी है, और यहाँ पे नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शायद ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था कि किस स्टेट में ये नहीं आता है, मतलब। और इस तरीके से कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यूपी की जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है, देखिए तो प्रीलिम्स तो ठीक है, आप एक मैप ड्रॉ कर दो यूपी का। कोई भी क्वेश्चन जो वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन हो यूपी के एग्ज़ाम में, मेंस में अगर आ रहा है, तो आप एक मैप ड्रॉ करके इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंस्टेंट जस्टिस प्रोपोगेटेड बाय एनकाउंटर कैन कॉज मोर इनजस्टिस टू सोसाइटी। मुठभेड़ों द्वारा प्रचारित झटपट न्याय की विचारधारा समाज में अधिक अन्याय को बढ़ावा दे सकती है। विस्तार से समझाइए। मुठभेड़ों के खिलाफ रक्षोपाय क्या है? क्या हमारे पास सेफ गार्ड्स हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, 2 पार्ट में है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एनकाउंटर लिखने से मेरे हिसाब से वो सही तरीका नहीं है। आप बस एनकाउंटर और जस्टिस को जोड़ के लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है इस तरीके से कि जो कल्चर ऑफ जस्टिस है थ्रू एनकाउंटर, ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो वायलेशन करता ही है, उसी के साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर का भी वायलेशन करता है। इस तरीके का कोई आप डेफिनेशन लिख सकते हो, या इससे अच्छा भी लिख सकते हो। ओवरऑल एम क्या है कि एनकाउंटर और जस्टिस को जोड़ के आप कोई एक तरीके की डेफिनेशन बताओ। यहाँ पे डेफिनेशन में एनकाउंटर को नहीं समझाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का थीम ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वाई एनकाउंटर इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। मॉबोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा, सोसाइटी के लिए एनकाउंटर जैसी चीज़ें क्यों अच्छी नहीं हैं। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र हो जाएगा, मतलब भीड़ जो चाहेगी वो होगा। कोई चोरी हुई, भीड़ कहेगी कि इनको मार दो, ठीक है। वैसे सोसाइटी क्या करेगी? एनकाउंटर्स के थ्रू जस्टिस को सीख करेगी। तो ये सोसाइटी में क्या है, एक तरीके की मॉबोक्रेसी क्रिएट हो रही है, ठीक है। फिर क्या है, इट लीड्स टू मॉबोक्रेसी। और जो भी हमारा जो पुलिस सिस्टम है उस पर एक तरीके का अनहेल्दी प्रेशर क्रिएट करेंगी। कोई क्राइम हुआ, पुलिस के ऊपर आप तुरंत प्रेशर बनाना शुरू करोगे, इतना प्रेशर बन जाएगा कि कहीं ना कहीं एक्शन या रिजल्ट दिखाने के चक्कर में पुलिस इनोसेंट को भी पकड़ सकती है। और इनोसेंट को पकड़ने के चक्कर में या तुरंत जस्टिस देने के चक्कर में अगर इनका एनकाउंटर कर दिया तो ये सोसाइटी किधर जा रही है? ये मॉबोक्रेसी की तरफ जा रही चली, मतलब जहाँ भीड़ तंत्र चल रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है रूल ऑफ लॉ। इंडिया में क्या है? रूल ऑफ लॉ है। आपने जिसको भी पकड़ा है, पुलिस ने जिसको भी पकड़ा है, लॉ डिसाइड करेगा कि वो कॉन्विक्ट होगा कि नहीं या गलत है कि नहीं, ठीक है। पुलिस नहीं डिसाइड करेगी। पुलिस का एक लिमिटेड रोल है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के तहत काम होता है इंडिया में। तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है जो एनकाउंटर्स होते हैं। फिर हमारे जो जुडिशरी होती है, जुडिशल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, उसका एम क्या है? आप जस्टिस क्यों देना चाहते हो? देखिए 2 तरीके के जस्टिस होते हैं। एक होता है रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्म मतलब सुधार करना है उस इंसान के अंदर। सज़ा दो, सज़ा के थ्रू उसके अंदर सुधार कि उसको पश्चाताप हो, उसके थ्रू फिर वो सुधार करे अपनी लाइफ में, और जब जेल से निकले तो अच्छा इंसान बन के निकले। एक होता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, देखिए ये लिखा है रेट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी न्याय, कि आँख के बदले आँख, ठीक है। ये सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी, कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी या कोई भी जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, वो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस से थोड़ा बचती है। सज़ा देना ज़रूरी है लेकिन आँख के बदले आँख नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनकाउंटर जो है वो इस तरीके की सोसाइटी की तरफ हमको लेके जा रहा है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ लेके जा रहा है। और ये जो हमारी रिफॉर्मेटिव जस्टिस है उससे अलग है ये। फिर है फंडामेंटल राइट, जो आदमी अरेस्ट भी होता है ना आर्टिकल 22 के तहत, उसको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई हो, ठीक है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी कहता है। राइट टू इक्वलिटी मतलब वो उसको, जब तक वो एक्यूज्ड है जब तक उसके ऊपर मतलब कोई आरोप लगा हुआ है, उसके पास भी राइट टू इक्वलिटी है। उसको भी वो सारे रूल ऑफ लॉ
जो भी विधि है उसके थ्रू उसको भी गुजरना है। तो ये जो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 का वायलेशन कर रहा है, आर्टिकल 22 का वायलेशन एनकाउंटर एक तरीके से, ठीक है। फिर क्या, पुलिस किलिंग क्रिमिनल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो है एक तरीके का। मैंने अभी जो आपको बताया कि एक तरीके से हितों का टकराव आपको देखने को मिलेगा। हितों का टकराव कैसे है, पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो आपने देखा होगा क्या, कुछ लोग को कहते हैं हम लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। कुछ लोग को कहते हैं इनको पुलिस देख कर के, या सिंघम बोलते हैं आजकल तो, सिंघम है। तो ये सब क्या है, ये जो इंस्टेंट फेम है, इंस्टेंटली फेमस होना है, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से कई पुलिस वाले इस तरीके की टेंडेंसी फॉलो करेंगे कि उनको जल्दी से अगर प्रमोशन चाहिए, या अगर सोसाइटी ऐसे ही लोग को रिकॉग्निशन दे रही है, तो वो इस तरीके के काम करने लगेंगे। उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा, वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी इनोसेंट को भी तो मार सकते हैं। ये हो गया इस तरीके से एनकाउंटर किसको प्रमोट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। चेक्स और बैलेंस की सिचुएशन यहाँ नहीं रह जाएगी, जांच और संतुलन नहीं किसी प्रकार का। NHRC क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वो भी कहता है, या बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं जो ये कहती हैं कि हम तेरे मौत की सज़ा से दूर हटेंगे। मतलब वही हमने जो बात की रेट्रिब्यूटिव और एक तरीके का और जो जस्टिस की हमने बात की थी अभी, रिफॉर्मेटिव जस्टिस, सॉरी। तो मौत की सज़ा कहीं ना कहीं रेट्रिब्यूटिव जस्टिस है, हमको उससे हट के रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ बढ़ना है। ये भी यूनाइटेड नेशन HRC भी कहता है, ठीक है। फिर चेयरिंग ऑफ द पुलिस, फेक एनकाउंटर हो सकता है कि ऐसे पुलिस को अगर आप उनकी बड़ाई करते हो, तारीफ़ करते हो, तो ऐसे केसेस में फर्जी मुठभेड़ भी बढ़ जाएंगी। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वीपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पृथ्वीपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि पंजाब में टेररिज्म ख़त्म करने के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये, टेररिज्म ख़त्म करने के नाम पे पुलिस ने 2097 लोगों को मार डाला। और इनको क्या लिखा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनोसेंट सिटीजन्स को मारा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनोसेंट सिटीजन्स को, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी कि उन लोगों ने मारा है और उनको वहाँ पर जला भी दिया है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो एनकाउंटर की टेंडेंसी है वो कितनी बुरी स्थिति तक जा सकती है कि 2000 से अधिक लोगों को पंजाब पुलिस ने मार दिया, ठीक है। केस याद रखिएगा। सेफ गार्ड आप क्या बता सकते हैं, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। एनकाउंटर का जब भी केस आए, एनकाउंटर का कोई भी क्वेश्चन आए, तो PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जरूर मेंशन करना है। इसमें 16 पॉइंट्स बताएं, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरीके का चेक लगाया है, मतलब एक तरीके की रोक लगाई है किसके ऊपर, एनकाउंटर्स के ऊपर। कुछ ऐसे सिस्टम इस्टेब्लिश किए हैं कि जो फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर्स हैं, उनसे तो बचा जा सके। होगा क्या, जैसे आपको पुलिस कैसे एक्ट करती है एनकाउंटर्स के लिए, उनको कोई टिप मिलती है, टिप मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मिली, किसी ने दी, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिटर्न में लिखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, अगर किसी की मृत्यु होती है ऐसे एक्शन में, मतलब आपने गोलीबारी में, तो तुरंत आपको एक FIR बनाना है, दूसरी चीज़। तीसरा, इस चीज़ की इंडिपेंडेंट जांच होगी, एक स्वतंत्र जांच होगी, किसी भी चीज़ पे बाधित नहीं होनी चाहिए, ये अलग से जांच की जाएगी इसकी, ठीक है। पॉइंट 4 क्या करता है, हर एक एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट लेवल पे इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रेट लेवल पे इंक्वायरी होगी, ठीक है। मजिस्ट्रेट के लेवल पे इसकी क्या होनी चाहिए, एक तरीके की अनिवार्य है इसको करना। नेक्स्ट क्या है, आपको तुरंत NHRC और SHRC, स्टेट लेवल का जो मानवाधिकार आयोग है, और जो राष्ट्रीय लेवल पे है, उसको आपको इसकी सूचना देनी है, इस एनकाउंटर की सूचना देनी है। और एक तरीके का और क्या कि आपको कोई भी तरीके का इंस्टेंट, मतलब तुरंत प्रमोशन नहीं मिलेगा कोई, या इसके लिए कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसकी जांच होगी, इन सब के बेसिस के बाद अगर सच में सच पाया जाता है इस एनकाउंटर को, तो ही आपको कोई इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर NHRC की जो चेयरपर्सन एक बार रह चुके हैं, MN वेंकटचलिया इनका नाम है। इन्होंने 2 केस बताए कि किन 2 केसेस में पुलिस जो है वो किसी की जान ले सकती है। फर्स्ट, इफ डेथ इज कॉज्ड बाय राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस में अगर पुलिस कोई सेल्फ डिफेंस की बात आ गई, सामने से किसी ने गोली चला दी और सेल्फ डिफेंस की बात आ गई, तो ऐसे केस में पुलिस भी गोली चलाएगी, और इसमें अगर किसी की मौत होती है तो वो NHRC के हिसाब से जायज़ है। दूसरा, अगर पुलिस किसी एक ऐसे अपराधी को पकड़ने जा रही है जिसने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा, ध्यान से सुनिएगा,
उसने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। तो ऐसे केस में अगर ये क्रिमिनल भागता है या फिर रजिस्ट करता है, मतलब विरोध करता है अपने अरेस्ट का, तो ऐसे केस में पुलिस फोर्स यूज़ करेगी, और ये फोर्स उस हद तक भी जा सकती है जिसमें उस आदमी जान जा सकती है। ठीक है, ऐसे 2 केसेस में NHRC ने डेथ को अलाउ किया है कि अगर इन केसेस में पुलिस के द्वारा किसी की डेथ हो भी गई तो उसको जायज़ ठहरा सकती है पुलिस। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन इंस्टेंट जस्टिस एनकाउंटर्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मूल है, वैल्यूज़ क्या हैं, पहला पार्ट है। दूसरा, वैल्यूज़ और एथिक्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, लेकिन मैं अभी जो एथिक्स से क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही बेसिक करवा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे अप्लाइड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जो थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में कि कई जो फिलोसफर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछेगा, तो वो भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हर दिन एक क्वेश्चन में मान लीजिए एक दिन गांधी जी को पढ़ेंगे, एक दिन बोस को पढ़ेंगे, तो ऐसे करते हुए इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, मूल्य क्या होते हैं। देखिए, वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड बिलीफ। बिलीफ मतलब हमारी जो मान्यताएं होती हैं, और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर मतलब कोई भी जो हमारा एक्शन, हमारा जो बिहेवियर, उसका कुछ हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसका कुछ मानक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे हमारा एक एक्शन है ऑनेस्टी, मान लो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। ठीक है, एक्शन क्या है कि हम कभी भी एक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, उसका हमने इस एक्शन का, उस बिहेवियर का हमने क्या एक रखा है स्टैंडर्ड, उसका मानक क्या है, ऑनेस्ट। तो मानक ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे एक्शन में, तो ऑनेस्टी क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। बेसिकली वैल्यूज़ क्या करते हैं, आपके जो भी आपकी जो एक्शंस हैं, जो आपके बिहेवियर होंगे, एज अ ह्यूमन हम कुछ एक्ट करते हैं, हम बिहेव करते हैं, तो हमारे बिहेवियर का कुछ मानक होना चाहिए। भाई हमें क्या करना है सोसाइटी में, क्या नहीं करना है, ये जो मानक कौन डिसाइड कर रहा है, वैल्यूज़, ये मूल्य डिसाइड कर रहे हैं। ये हमारी बिलीव्स होती हैं, हमारी फेथ होता है, हमारी जो मान्यताएं होती हैं, उसके बेसिस पे हमारी वैल्यूज़ बनती हैं। अभी मैं क्लियरली आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ लिखा है कि ये यह निर्धारित करते हैं कि निर्धारित करने में हमारी मदद करते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या और क्या महत्वपूर्ण है। भाई हमारे लिए वैल्यू मतलब क्या वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो मेरी कुछ बिलीफ होगी। ठीक है, बिलीफ मेरी कुछ मान्यताएं, उसके मान्यताओं के बेसिस पर मैं मानूंगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। ठीक है, उसी तरीके से सोसाइटी भी अपने लेवल पे ये डिसाइड करेगी कि वो भी कुछ स्टैंडर्ड सेट करेगी, उसके भी कुछ बिलीफ्स होंगे कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डिज़ायरेबल और क्या नहीं। ठीक है, ये हो गया किसका काम, वैल्यूज़ का। दे एक्ट एज अ मोटिव बिहाइंड एक्शन, वी आर गाइडेड बाई देम। देखिए जैसे हमने बात की, ऑनेस्टी एक वैल्यू है। ठीक है, ट्रस्ट एक वैल्यू है। तो एक तरीके का क्या है कि ये हमारे लिए एक मोटिव है। मोटिव मतलब क्या है, एक मकसद है। हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम ऑनेस्ट रहें। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या है, एक तरीके के हमारे लिए मोटिव है, हमारा एक मकसद हो जाते हैं हमारे लिए ये कि हमको वैल्यूज़ क्या फॉलो करनी है, हमको ऑनेस्टी फॉलो करनी है। ठीक है, तो हमारा एक मकसद क्या है कि हमारे जो बिहेवियर हैं, एक्शंस हैं, उसमें क्या दिखनी चाहिए, ऑनेस्टी। दूसरा क्या, वी वॉन्ट टू अचीव देम, और हम इनको अचीव भी करना चाहते हैं। समझ रहे हैं, ये गाइड कर रहा है हमारे एक्शन को, हमारे एक्शन क्या करना चाह रहे हैं, इनको अचीव करना चाह रहे हैं। एक साइकिल वाला रिलेशन बन रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस एवरी पर्सन, चूँकि हर व्यक्ति की अलग अलग अपनी मान्यताएं होती हैं। मैंने बताया वैल्यूज़ क्या है, एक बिलीफ है, तो हर व्यक्ति की अलग अलग मान्यताएं, इसलिए वैल्यूज़ भी सोसाइटी में कैसे निकलेंगी, बहुत सारी डाइवर्स वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, अभी हम आगे और इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ेंगे कि वैल्यूज़ क्या है, आपकी बिलीफ पे बेस्ड है। चूँकि बिलीफ हर इंसान की अलग हो सकती है, इसलिए वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं, बहुत डाइवर्स वैल्यूज़ भी मिल सकती हैं सोसाइटी में। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत से समय के बाद, कुछ वैल्यूज़ को यह माना गया कि वो टाइम और स्पेस से परे हैं। मतलब समय कितना भी बदल जाए, कंट्री कोई भी हो, जैसे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, अमेरिका का 1940 हो चाहे इंडिया का 2010 हो, समय कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, या कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल वैल्यू, सार्वभौमिक कहेंगे। जैसे ऑनेस्टी,
आपने देखा होगा मिडिवल टाइम में भी कोई राजा होता तो किसी की ऑनेस्टी से प्रभावित होकर उसको इनाम दे देता था। आज की डेट में भी आप देखोगे कि ऑनेस्टी है तो कोई प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिलेगा या प्रेसिडेंट का अवार्ड मिलेगा। तो ये ऑनेस्टी एक ऐसी वैल्यू है जो टाइम और स्पेस, समय कोई भी हो, जगह कोई भी हो, इससे उसको डिफरेंस नहीं पड़ता है। ये कुछ होती हैं यूनिवर्सल वैल्यूज़। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वैल्यूज़ क्या हैं? स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर हैं, हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारे बिहेवियर के क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये डिसाइड करती हैं हमारी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हैं क्या? बेसिकली हमारे बिलीव्स हैं। ठीक है, ये बिलीफ क्या करेगी? डिटरमाइन करेगी कि हमारे लिए क्या डिज़ायरेबल है और क्या हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये हमारे लिए एक मोटिव का काम करती हैं। मोटिव मतलब हमारे लिए एक उत्प्रेरक का काम करती हैं, हमारे लिए एक मकसद के रूप में हैं ये, और हम इनको अचीव भी करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि हर पर्सन की वजह से बहुत सारे डाइवर्स वैल्यूज़ निकली हैं, और यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस कुछ वैल्यूज़ को मिला हुआ है। अब यहाँ देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी मैं डिटेल में इसको समझाता हूँ कि वैल्यू का कैटेगराइजेशन आप किस बेसिस पे कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये हमारी बिलीफ है, हमारी मान्यताएं हैं। तो मान्यताएं व्यक्तिगत लेवल पे हो सकती हैं, इंडिविजुअल या पर्सनल, सोशल, सोसाइटी के लेवल पे हो सकती हैं। सोसाइटी की कुछ मान्यताएं हो सकती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक जो मैंने अभी बताया। पॉजिटिव भी हो सकती हैं वैल्यूज़, ऑनेस्टी पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है? कॉवर्डिस, कॉवर्डिस मतलब कायरता। कोर क्या है? कोर मतलब होती है मूल वैल्यूज़, मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप उससे अडिग रहेंगे। पेरिफेरल मतलब परिधीय, कि ठीक है, जैसे होता है कि नवरात्रि में भाई क्या चिकन नहीं खाना है, ये तो कोर वैल्यू है हमारी। पेरिफेरल क्या है? ठीक है, शनिवार को खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नवरात्रि को बहुत मानता हूँ मैं, इसलिए यहाँ तो नहीं खाऊंगा। तो ये क्या होगी? मेरी कोर वैल्यू हो गई, इससे मैं अडिग हूँ। हाँ, लेकिन और बाकी दिन में खा सकता हूँ, ये पेरिफेरल है। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती है। देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे क्या मानता हूँ, व्यक्तिगत लेवल पे मेरी कुछ बिलीफ्स होती हैं। ठीक है, मेरी कुछ बिलीफ है कि ये सही है या सही है। जैसे मैं पर्सनल लेवल पे मान सकता हूँ ये कि भाई इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। ये मैं अगर पर्सनल लेवल पे मेरी बिलीफ है, ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी भी मेरी यही माने, ज़रूरी नहीं कि मेरे माँ बाप भी यही माने। समझ रहे हो आप कि मैं पर्सनल लेवल पे मेरी बिलीफ ये है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, तो ये मेरी पर्सनल वैल्यू है। ठीक है, अब ये समाज के साथ मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, मतलब समाज हो सकता है इसको माने या ना माने, लेकिन पर्सनल लेवल में तो मैं यही मानता हूँ। तो कई बार होगा क्या कि मेरे जो एक्शंस होंगे वो मोटिवेटेड होंगे किस लिए, कि मैं इस वैल्यू को आगे बढ़ाऊँ। समझ रहे हो आप? तो ये मेरे पर्सनल वैल्यूज़ हैं। दूसरा क्या है? सोसाइटल, वही कि समाज के लेवल पे क्या, समाज की मान्यताएं क्या हैं। इंडिया में समाज की मान्यताएं क्या हैं कि जैसे मध्यकालीन भारत में समाज की मान्यताएं क्या थी? सती होनी चाहिए। मध्यकाल में ही दूसरे किसी देश का कोई भारत आएगा तो उसको क्या लगेगा कि यार यहाँ पे क्या चल रहा है, सती चल रही है, ये तो गलत है, उसके लिए गलत है। लेकिन हमारे इंडिया की सोसाइटी के लिए क्या था? ये उस समय मॉरल था। उस समय ऐसे लोगों को बहुत, मतलब जो औरतें सती होती थी उनकी बहुत इज्जत की जाती थी। समझ रहे हो आप? तो ये उस समय की वैल्यू थी, उस समय की हमारी सोसाइटी की बिलीफ थी। उसके हिसाब से डिसाइड होता था कि सोसाइटी में क्या एथिकल होगा। जो औरत मतलब वीडो होने के बाद सती कर रही है उसको क्या मानते थे? एथिकल मानते थे। जो नहीं की उसको अनएथिकल एक्ट कहते थे, उसका जो एक्ट है वो अनएथिकल है, ऐसा मानते थे। तो उस समय की जो वैल्यूज़ थी वो डिसाइड करती थी कि एथिक्स या मतलब मॉरलिटी उस समय के हिसाब से क्या है। समझ रहे हो आप? तीसरा इंस्टीट्यूशनल, कुछ संस्थाएं डिसाइड करेंगी कि वहाँ संस्थाएं की बिलीफ क्या होती है। जैसे इन्फोसिस है मान लो, या सिविल सर्विसेज है, या मान लो रिसर्च और एनालिसिस विंग है, इनकी कुछ अपनी बिलीफ्स होंगी और ये उनके बेसिस पे अपने वैल्यू सिस्टम, उनकी कुछ वैल्यूज़ क्रिएट होंगी और उसके बेसिस पे वो काम करेंगे। तो इनका जो एथिक्स डिसाइड होगा, इनकी जो मॉरलिटी डिसाइड होगी इन ऑर्गेनाइजेशंस की, वो किस पे डिसाइड करेंगे, किस पे बेस्ड होगी? वो इनकी इन वैल्यूज़ पे बेस्ड होगी। फिर आता है यूनिवर्सल हमने बात कर ली है पहले कि सार्वभौमिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो किसी भी टाइम और स्पेस से बाधित ना हो, जो पहले सत्य थी आज भी है। जैसे ऑनेस्टी, मेरे हिसाब से हमेशा इसको सिमिलर वैल्यू दी जाएगी। ट्रुथ पहले भी समय, जैसे सत्यमेव जयते वेदों में कह दिया, आज भी इसको मानते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये वैल्यू क्या है? ट्रुथ क्या है? ट्रुथनेस या ट्रुथफुलनेस, ये एक ऐसी वैल्यू है। ठीक है, फिर पॉजिटिव वैल्यू मैंने बात की क्या? ऑनेस्टी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, जिसको सोसाइटी में पॉजिटिव तरीके से मान्यता दी गई है।
निगेटिव वैल्यू क्या है? कायरता। कायरता भी एक तरीके की बिलीफ ही है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बिलीफ होगी कि भाई मैं तो कायर ही हूँ, या हो सकता है कि उनको मज़ा आता होगा इस चीज़ में कि ठीक है छोड़ो, लड़ाई वड़ाई हो रही है, साइड में निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इसको निगेटिव माना गया है ना। तो ये निगेटिव बिलीफ है, निगेटिव वैल्यू है। कोर वैल्यू और पेरिफेरल वैल्यू। कोर वैल्यू वो है, मतलब मूल वैल्यूज़ वो हैं जिनसे आप मतलब कोई भी सिचुएशन में इनके साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ये कोर है। पेरीफेरी क्या है कि आप इनको भी मानते हो, पेरीफेरी मतलब परिधि में है कि इनको भी, इन वैल्यूज़ को भी आप इज्जत करते हो, लेकिन हाँ किसी किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो, ठीक है, ये है। फिर क्या है, वैल्यू का इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए याद रख लो, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसी से याद कर लो। एस फॉर सर्वाइवल, आपको अस्तित्व के लिए वैल्यूज़ ज़रूरी हैं। C फॉर कंटेंटमेंट, मतलब संतोष के लिए, संतोष। O फॉर व्यवस्था या ऑर्डर, समझते हैं। सर्वाइवल कैसे? मान लीजिए सोसाइटी की वैल्यू क्या है? सोसाइटी की वैल्यू है कि ऑनेस्टी, ठीक है। सोसाइटी की वैल्यू है कोई और पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। आप उस वैल्यू के साथ आप मतलब इस वैल्यू को नहीं मानते हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि हुक्का पानी बंद कर देना, हुक्का पानी बंद हो जाता था कई लोगों का, मतलब या गांव निकाला कर देते थे, देश निकाला मिल जाता था। ये सब क्या है कि ये सोसाइटी की जो भी वैल्यू है, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते तो आपकी जो सर्वाइवल है भाई, उसी पे खतरा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ हमें ये सिखाती हैं कि हमें सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करना है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, ऐसी यूनिवर्सल वैल्यूज जिनको सोसाइटी का हर आदमी मान रहा होता है, आपको भी उन वैल्यूज़ को मानना है, तभी आप सर्वाइव करोगे। तो सोसाइटी में जो कॉमन वैल्यू सेट निकले हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, आपको सर्वाइव करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक है सर्वाइवल, दूसरा है कंटेंटमेंट, संतोष। ये समझ में आ रहा होगा आपको खुद ही। कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप, जो आपको मोटिवेट करेंगी, आप कुछ एक्शन लोगे, ठीक है, और उससे आपको संतोष मिलेगा, कंटेंटमेंट मिलेगा। अशोक खेमका जी का एग्जांपल मैंने दिया था, 53 उनके वो हो गए, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उनके लिए भाई कंटेंटमेंट क्या है कि उनको ये संतोष होता होगा कि 53 ट्रांसफ़र तो हुए, लेकिन मैंने अपनी इंटीग्रिटी के साथ कभी समझौता नहीं किया। तो इंटीग्रिटी जो वैल्यू है, जो मूल्य हैं, उसको इन्होंने बचा के रखा। तो एक तरीके से वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके का उनको सेटिस्फैक्शन देता होगा, ठीक है। तीसरा है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर समझ आता होगा आपको। वैल्यू कहीं ना कहीं सोसाइटी में, मूल्य जो होते हैं वो सोसाइटी में व्यवस्था क्रिएट करते हैं, नहीं तो बहुत ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जिसको हम एनार्की कहते हैं, वो क्रिएट हो सकती है। व्यवस्था कैसे? सब ने मिल के मान लिया कि भाई सोसाइटी में क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए। सोसाइटी में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सोसाइटी में विमेन है, चिल्ड्रन है, इन लोगों की क्या करनी है, आपको इज्जत करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का ऑर्डर क्रिएट करना सोसाइटी में, मतलब एक तरीके का समझौता है, आपसी समझौता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये चीज़ें किन बेसिस पे हैं कि हम कुछ वैल्यूज़ को सर्वोपरि मानते हैं। तो ये वैल्यूज़ की ही देन है कि हम सर्वाइव भी कर पा रहे हैं, हमारे अंदर संतोष भी, और हमारे अंदर या हमारी सोसाइटी में व्यवस्था भी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब वैल्यू और एथिक्स कैसे जुड़ा है? मैंने आपको एथिक्स की डिफिनीशन बताई थी कि एथिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। एथिक्स इज़ कंसर्न्ड विद क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन की जो भी एक्शन होते हैं, ह्यूमन जो भी एक्ट करता है, उसको एथिक्स क्या करता है, उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करेगा, उसकी आलोचना करेगा भाई ये सही है कि गलत है। जैसे कोई भी एक्शन उसने किया है, इंटरकास्ट मैरिज कर ली, इंटर रिलीजियस मैरिज कर ली, तो आप उसको क्या करोगे, वैल्यूज़ के बेसिस पे। उसने चोरी कर ली, किसी ने चोरी कर ली, उसका एक्शन क्या रहा, चोरी, ठीक है, उसको आप देखोगे सही है कि गलत है, ठीक है, सही है या गलत है। किस बेसिस पे करोगे, मूल्यों के आधार पे करोगे, ठीक है, वैल्यू के बेसिस। यहाँ पे आया वैल्यू और एथिक्स का रिलेशन, कि एथिक्स का काम है कि किसी भी एक्शन को क्रिटिकली एनालाइज करे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, लेकिन ये मूल्यांकन होगा किस बेसिस पे, वैल्यूज़ के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा भाई चोरी की उसने, सोसाइटी की वैल्यू क्या है, ये चोरी गलत है, इसलिए इसका जो एक्शन था वो क्या था, गलत था। तो जो एथिक्स है, एथिक्स किस बेसिस पे काम करता है, वो किसके काम बेसिस पे काम करेगा, वैल्यूज़ या
मूल्यों के आधार पर। पहला तो ये हो गया कि वैल्यू और एथिक्स कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा देखिए मैंने लिखा है कि ये जो मूल्यांकन होता है वो मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इज डन ऑन द क्रिटिकल एवेल्युएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़। अब एथिक्स अब देखिए ये मैंने बताया था कि आपकी जो इंडिविजुअल कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं। इंडिविजुअल वैल्यू है कि भाई लड़ाई होगी तो मैं तो भाग लूँगा, कवर्ड। मेरी खुद की बिलीफ है, मान लो, ठीक है, मेरी खुद की बिलीफ है कि जो भी नॉनवेज खाएंगे उनसे मैं कभी बात नहीं करूँगा। ये मेरी बिलीफ हो सकती है, मेरी खुद की वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन एथिक्स क्या बताता है? एथिक्स बताता है भाई यूनिवर्सल वैल्यूज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो समय, टाइम और स्पेस से परे हों। इन वैल्यूज़ को आप सीख करो, इन वैल्यूज़ के पीछे जाओ, इन वैल्यूज़ को अचीव करने की कोशिश करो। तो एथिक्स क्या आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि एथिक्स जो है वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ के बारे में बात करता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ के बारे में बात करता है कि क्या डिज़ायरेबल है सोसाइटी में, कि क्या हमें वांछनीय है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे लिखा है Thus ethics is based on universal accepted principles, positive values। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सकारात्मक मूल्यों को ही आप क्या कर सकते हो, ये एथिक्स है। हमने पढ़ा वैल्यूज़ तो कई सारी हैं, मेरी पर्सनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, सोसाइटी की वैल्यू भी हो सकती है। सोसाइटी में सती मेडिवल टाइम में क्या था, एथिकल या मॉरलिटी थी, आज के टाइम पे नहीं है, यानी कि यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है, यानी कि एथिक्स नहीं है। समझ रहे हो आप? तो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, यूनिवर्सल होंगी और जो डिज़ायरेबल होंगी, यही एथिक्स के अंदर आएंगी। तो मतलब वैल्यूज़ बहुत सारी हैं, लेकिन एथिक्स उसका एक दूसरा ही छोटा ही हिस्सा है। ये वही वैल्यूज़ हैं जो पॉजिटिव हैं, जो मतलब डिज़ायरेबल हैं। बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। एक चोर के लिए उसकी वैल्यूज़ क्या हैं कि उसको चोरी करना है, लेकिन क्या सोसाइटी के लिए डिज़ायरेबल है? नहीं है। इसलिए एथिक्स के अंदर इस वैल्यू को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैल्यू क्या है और एथिक्स क्या है। 10 एथिक्स इज बेस्ड ऑन, किस पे एथिक्स बेस्ड है? यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे और पॉजिटिव वैल्यूज़ पे। यूनिवर्सल कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उन्हीं पे बेस्ड होता है एथिक्स। अब इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा और कुछ एग्जाम्पल अपने दिमाग में लीजिएगा, उसके बेसिस पे आप जब सोचेंगे तो आपको एक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट और एथिक्स ऑफ अ थीप, दोनों के थीप्स, इनका भी एथिक्स जो है, मतलब इनकी जो मोरालिटी है, थीफ के हिसाब से उसकी मोरालिटी या उसकी वैल्यूज़ क्या हैं वो आप सोचिएगा, लिखिएगा, ठीक है। और सिविल सर्वेंट के बारे में लिखिएगा, तो आपको ये दिखेगा कि वैल्यूज़, भाई ये भी किसी वैल्यू के बेसिस पे काम कर रहा है, अपना थीफ भी, ठीक है, और सिविल सर्वेंट भी किसी वैल्यू पे बेसिस पे काम कर रहा है। लेकिन एथिक्स या एथिकल किसको कहेंगे आप? ऑफ कोर्स सिविल सर्वेंट को कहेंगे, क्योंकि इसके जो वैल्यूज़ हैं सोशली एक्सेप्टेबल हैं। वो क्या बात कर रहा है? ये कहता है कि भाई इम्पार्शियलिटी की बात करेगा, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, हम पब्लिक सर्विस की बात करेंगे। ये कौन कर रहा है? सिविल सर्वेंट्स की सारी वैल्यूज़ हैं ये सब। इंटीग्रिटी की बात करेगा, ऑनेस्टी की बात करेगा। लेकिन चोर, वो जो भी वैल्यूज़ फॉलो करता है उससे किसी न किसी को नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज सोसाइटी के लिए डिज़ायरेबल तो नहीं है, उस पर्टिकुलर आदमी के लिए हो सकती हैं, तो एथिक्स इससे डील नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया पूरा आज के 4 क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि प्लीज़ GS वाइज कॉपी बनाओ, अपनी जो भी कंटेंट है उसको वहाँ पे लिखो, जो समझ में आ रहा है उसको अपने लैंग्वेज में लिखो। ये इनिशिएटिव उन्हीं के लिए है, ज़्यादा उनको फ़ायदा करेगा जो बहुत एलिमेंट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कई बार मेंस वगैरह लिख चुके हैं या अच्छा लिखते हैं, उनके लिए तो ठीक है, वो क्वेश्चन है वो अपनी कंटेंट खुद जनरेट कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन देखिए और अपना लिखिए। लेकिन जो शुरुआत में है, जिनको मेंस देना है या आगे मेंस देना है, वो ज़रूर इन क्वेश्चंस को कॉपी वाइज बनाओ। आप वहाँ पे अपने ये मेरी भी कंटेंट लिखो, अपने आप भी जो आपको कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट फॉर्म में वहाँ पे आप लिखो, ठीक है। होगा क्या कि जब हमारे 70-80 वीडियो जहाँ तक कंप्लीट होंगे, आपके पास एक ऐसी GS वाइज कॉपीज़ हो जाएंगी और आपके लगभग सिलेबस के हर पॉइंट से, GS के सिलेबस के हर पॉइंट पे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना हुआ रहेगा। तो आपको पता होगा कि उससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, लिखूँगा क्या। बात मानिए GS का जो पेपर है या जो मेंस का पेपर है वो पूरा रिसाइकलिंग है। रिसाइकलिंग क्या है कि आप कुछ फैक्ट याद रखो, कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखो और कुछ अपनी समझ रखो, उसी को घुमा फिरा के आज जैसे मैंने जो एथिक्स के पॉइंट बताए हैं वो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के पेपर में यूज़ कर सकते हो। समझ रहे हो आप? जैसे सोसाइटी में आ गया कि क्यों भाई मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, तो मैंने यहाँ का पॉइंट वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि सर जो हमारी वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही हैं। समझ रहे हो आप?
ये पॉइंट यहाँ का वहाँ यूज़ कर सकते हो। इसलिए इस तरीके से कॉपी वाइज काम करिए। थैंक यू एवरीबॉडी।